अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद उमरो। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और हर सूरत उनको उनके ओहदे से हटाना चाहती है। और चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने हर सूरत कानूनी जंग लड़कर अपना दिफा करने का फ़ैसला किया है। और अदलिया और बार में इस मामले को लेकर तनाव बढ़ गया है। तनाव था, लेकिन तनाव इतना बढ़ गया है जितना मुशर्रफ के ज़माने में था। बार ने फ़ैसला किया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, कि जो जज साहिबान सीनियर जज को नज़रअंदाज करके जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने की, तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के फ़ैसले के हामी हैं, उनको उनकी रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब नहीं दी जाएगी। उनको मान सम्मान के साथ, एजाज़ के साथ रिटायर्ड होते हुए अलविदा नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है उसमें फ़ौरी तौर पर जो ये फ़ैसले से जिन पर असर पड़ेगा वो हैं जस्टिस मुशीर आलम, जो 17 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद 31 जनवरी को रिटायर्ड होंगे चीफ़ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब। अब ज़ाहिर है चीफ़ जस्टिस तक अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन बार ने फ़िलहाल ये फ़ैसला किया है कि चीफ़ जस्टिस अहमद अली शेख यानी सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को नज़रअंदाज करके जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो 5वें नंबर पर थे सीनियरिटी में, उनको सुप्रीम कोर्ट में जिन ने एलिवेट करने की हिमायत की, उन जज साहिबान के ख़िलाफ़ उन्होंने ये फ़ैसला किया है। और बार ने यह भी फ़ैसला किया है कि ख़त लिखेंगे पार्लिमानी कमेटी को। पार्लिमानी कमेटी के 8 अरकान से फ़र्दन मुलाकात भी की जाएगी और उनको कहा जाएगा कि जो फ़ैसला जुडिशल कमीशन का आपकी तरफ आया है उस फ़ैसले को मुस्तरद किया जाए। जो पार्लिमानी कमेटी है वो अपना अख्तियार इस्तेमाल करे। अब पार्लिमानी कमेटी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि वो बहुत हद तक तो अब सिर्फ डाक खाना रह गई है, लेकिन अगर वो एतराज़ लगा दे तो मामला मुतनाज़ा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अब एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, और वो तनाज़ा ये है कि 10 अगस्त को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है, और ये इजलास चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एड हॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि 17 अगस्त को मुशीर आलम साहब हो रहे हैं रिटायर्ड, और मुशीर आलम की रिटायरमेंट से पहले, जस्टिस मुशीर आलम साहब की रिटायरमेंट से पहले जस्टिस अहमद अली शेख साहब को सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज लगाने का फ़ैसला करने की खातिर एमरजेंसी में हंगामी बुनियादों पर ये इजलास बुलाया जा रहा है जुडिशल कमीशन का। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 13 को हुआ, दूसरा 13 जुलाई को हुआ, दूसरा 28 जुलाई को हुआ। अब तीसरा इजलास ज़राए ने बताया है कि वो हो रहा है 10 अगस्त को, और उसका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस सिंध को एड हॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भेजना है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जब उससे पहले राब्ता किया गया था, मेरे ज़राए इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि उनको अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, वजारत कानून से एक बार नहीं बार बार पिछले हफ्ते तक उनसे राब्ता किया गया कि आपको एड हॉक जज के तौर पर अब हम ऊपर भेजना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने इनकार किया कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है आइन में और कानून में। बतौर जज अगर आप, मैं क्योंकि अभी रिटायर्ड नहीं हो रहा, ये वाला मामला जो है रिटायर्ड जज के लिए होता है, एड हॉक जज पर रिटायर्ड जजेस को भेजा जाता है। तो और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की नशस्तें पूरी हो जाएं, यानी 17 जज हैं तो 17 की 17 फिल हों, तो उसके बाद किसी जज की अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर एड हॉक जज लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक नशस्त अभी, यानी एक सीट खाली हो रही है मुशीर आलम साहब की 17 को। उससे पहले जो 28 जुलाई को जो फ़ैसला हुआ था तो उस पर भी जो है मुझे नज़रअंदाज किया गया, और अब मुझे दोबारा सिर्फ सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाने के लिए एड हॉक जज बनाने का फ़ैसला किया जा रहा है, जो मैं कबूल नहीं करूँगा। ये कहा है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उन पैगाम जो उनके पास पैगाम लेकर आए थे, जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। और अगला फ़ैसला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, जो मुझे ज़राए ने कन्फर्म किया है, वो ये कि उन्होंने तमाम अरकान जो हैं उसके जुडिशल कमीशन के, उन तमाम अरकान को उन्होंने ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, और साथ ही कैसे, मतलब वो बताएंगे आईनी पोजीशन, कानूनी पोजीशन उनको, और अपना उस पर कंसर्न देंगे कि जी मैं नहीं जाऊंगा। और साथ ही ये भी फ़ैसला किया है कि अगर उसके बावजूद 10 अगस्त के इजलास में उनको सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज के तौर पर भेजने का फ़ैसला हुआ तो वो उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, आईनी पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यानी जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने लिए जाकर अदालत में खड़े हो गए थे, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दूसरे जज होंगे जो अपने हक़ के लिए
अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो पोजीशन है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की। लेकिन असल कहानी क्या है, क्यों उनको भेजना, पहले उनको रोका गया, 3 बार नज़रअंदाज किया गया सुप्रीम कोर्ट भेजने से, अब ऐसा क्या है कि उनको हर सूरत वफाकी हुकूमत या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट में देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ऑफिस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जस्टिस गुलजार साहब की, वो क्योंकि जुडिशल कमीशन को हेड करते हैं तो उन्होंने वही इजलास बुलाते हैं। तो वो क्यों अब ऐसा क्या है, फ़रोग नसीम साहब को, ज़ाहिर है सारा प्लान फ़रोग नसीम साहब का है। फ़रोग नसीम ने पहले उनको नज़रअंदाज करवाया और उसके बाद वो एड हॉक पर सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकर जाना चाह रहे हैं, उसके पीछे असल कहानी क्या है, उसके पीछे माजरा क्या है। फ़रोग नसीम ज़ाहिर है उनको हमने लक़ब दिया हुआ है, बल्कि सब ने दिया हुआ है, जो जानते हैं शरीफुद्दीन पीरज़ादा सानी, कि वो कोई ऐसा जुगाड़ लगा देते हैं, कानून में गुंजाइश हो ना हो वो जुगाड़ लगा देते हैं। अब कानून में जो जज हैं, जो रिटायर्ड होने हैं अक्टूबर 2023 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, अगर उनको वहाँ से नहीं हटाया जाता, उनको ऊपर नहीं भेजा जाता तो वो 2023 तक रहेंगे। तो कानून में ऐसी कोई गुंजाइश, कानून को जानने वाले कहते हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि जो जज मौजूद हो अपनी कुर्सी पर, जो रिटायर्ड ना हुआ हो, उनको ज़बरदस्ती एलिवेट किया जाए, एलिवेट नहीं, ज़बरदस्ती एड हॉक पर भेजा जाए। एलिवेशन तो होती है अगर, और दूसरा ये कि अगर जुडिशल कमीशन ऐसा फैसला करती है तो फिर ज़ाहिर है वो उनको वहाँ से हटना पड़ेगा अगर उसको चैलेंज नहीं करते। तो उन्होंने चैलेंज करने का फ़ैसला किया, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को फ़रोग नसीम साहब सिंध हाई कोर्ट में नहीं देखना चाहते, चीफ जस्टिस के ओहदे पर। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं देखना चाहते थे। अगर उनको जब पहली बार नज़रअंदाज किया गया था तो अगर उस वक्त उनको भेजा जाता तो 2025-26 तक वो 25-26 में रहते चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो वो रोकने के लिए पहले उनको नज़रअंदाज किया गया, फिर दोबारा उनको नज़रअंदाज किया गया। अब उनको उनकी चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट की वो छीनने के लिए अब उनको एड हॉक जज पर भेजने का फ़ैसला क्यों किया जा रहा है? क्या इतनी जल्दी है कि 10 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया? ज़ाहिर जुडिशल कमीशन का 10 जुलाई को इजलास इसलिए बुलाया जा रहा है कि मुशीर आलम साहब 17 को हो जाएंगे रिटायर्ड। अगर 17 को रिटायर हो जाते हैं तो फिर एक और सीट खाली हो जाएगी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर एड हॉक जज वाला मामला दोबारा फिर नहीं होगा। तो इससे पहले कि वो रिटायर हो तो बुनियाद एक वजह बनती है कि जी वहाँ सारे जज पूरे हैं, लिहाजा एड हॉक पर भेज दें आपको। और दूसरा ये कि मुशीर आलम साहब, क्योंकि 13 जुलाई का उनका जो इजलास था जुडिशल कमीशन का, उसमें वो मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के ख़िलाफ़ थे। 28 जुलाई के इजलास में वो हामी हो गए। तो अब उनकी मौजूदगी में, यानी उनकी रिटायरमेंट से पहले इजलास में ये फ़ैसला करना मकसद है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को वो एड हॉक पर भेजा जाए। अच्छा, अब पीछे क्या होगा अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अहमद अली शेख साहब को वहाँ से हटाया जाता है या एड हॉक पर भेजा जाता है? उनके वो ओहदे पर रहते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, चैलेंज करते हैं, उनकी पिटिशन अगर नहीं कबूल होती, मुस्तरद हो जाती है, उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आता, तो उस सूरत में वहाँ पर चीफ जस्टिस बनेंगे इरफान सादिक साहब। अब इरफान सादिक साहब के साथ फ़रोग नसीम साहब समझते हैं कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। सिंध हाई कोर्ट में 9 जजों की तकर्रियाँ होनी हैं, 9, 6-7 पहले ही खाली हैं और कुछ कल रिटायर्ड हो रहे हैं जज, दो जजेस कल रिटायर्ड होंगे। तो 9 असामियाँ तकरीबन वहाँ पर खाली होंगी। तो उन 9 असामियों पर फ़रोग नसीम साहब अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाना चाहते हैं। पहले भी मैंने गुजारिश की थी, अब भी, कि एक मकसद उनका ये है कि वो, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब, आपको पता है फ़रोग नसीम साहब किस माइंड सेट के आदमी हैं। वो तो वो नैब को उन्होंने चढ़ा दिया था पूरी सिंध हुकूमत के ऊपर कि जनाब पता करो कि इन्होंने कहाँ से जो वो अंदरून सिंध से, देही इलाकों से लोग लाकर कराची में अफसर लगाए हैं। अगर कोई अफसर है, अगर कोई डिप्टी कमिश्नर है तो वो कराची में भी लग सकता है, लाड़काना में भी लग सकता है, वो कहीं पर भी लग सकता है। तो इस तरह की नस्ली तासुब जो फ़रोग नसीम साहब का, वो ज़ाहिर है इसमें आया है। तो वो समझते हैं कि वो इरफान सादिक साहब, मुमकिन है वो भी जज हैं, कल को ओहदे पर आ जाएं, वो फ़रोग नसीम साहब की ना सुने। और इरफान सादिक साहब जब एडिशनल जज थे सिंध हाई कोर्ट के, और उनको पार्लिमानी कमेटी ने कंफर्म करने से उनको मुस्तरद कर दिया था, तो उनका मुकदमा जो था सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था फ़रोग नसीम साहब और अनवर मंसूर साहब ने।
तो वो जो है वो उनका एक समझा जाता है, वो समझते हैं कि जी वो उनके करीबी भी रहे हैं और वो उनके बतौर वकील और उसमें क्लाइंट भी रहे हैं, तो वो आ जाएंगे तो फिर अपनी मर्ज़ी अपनी मनमानी करती रहेगी वफाकी हुकूमत, जो चाहेगी सिंध हाई कोर्ट से करवा लेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जज तो जज होते हैं। अगर इरफान सादिक साहब, उनका पुराना कोई ताल्लुक़ होगा फ़रोग़ नसीम साहब से, लेकिन जब वो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन जाएंगे तो मुमकिन है कि वो फ़रोग़ नसीम साहब के सारे अरमानों पे पानी फिर जाए। ऐसा ना हो तो अब ये कहानी है सारी कि जो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उनको हटाकर एक तो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का, वो जो उनका ख्याल है अपना हम ख्याल जज लाना चाहते हैं, और दूसरा कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट चले भी गए इस्लामाबाद तो वो क्या एडहॉक पर जाएंगे, तो 1-2 साल के बाद, वो 2 साल का एडहॉक होता है, तो 2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल, इस सारे मामले में जो नेगेटिव चीज़ आ रही है, जो अदलिया के लिए, बेंच और बार के लिए अच्छी नहीं है, वो है कि बार काउंसिल्स जो हैं, बार एसोसिएशंस जो हैं, वो सामने खड़ी हो गई हैं, वो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ खड़ी हो गई हैं कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, या फिर कम से कम ऐसे फ़ैसलों की वो मज़म्मत कर रहे हैं। बार का जो कल का इजलास, जिसके लिए मैंने पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि उन्होंने किया है कि जी वो ख़त लिखेंगे, मिलेंगे तमाम पार्लियामानी कमेटी के तमाम अरकान से, और उन जज साहिबान को फेयरवेल नहीं देंगे जो जज साहिबान सीनियर जज को नज़रअंदाज करने की हामी हैं। उसके अलावा जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो सूरत हाल क्या होगी, जो पहले फ़ैसला कर चुके हुए हैं, ये बार कर चुकी हुई है कि उन जज साहिबान के अदालतों का भी बायकॉट होगा। तो ये बड़े अरसे के बाद इस तरह का तनाव जो है वो सामने आ रहा है। और ये LFO के ज़माने में जब मुशर्रफ थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था आगाज़ में, उस वक्त इस तरह का तनाव बार और बेंच के दरमियान पाया गया था। और उसी तरह की सूरत हाल पर फ़रोग़ नसीम साहब तो मुशर्रफ के भी वकील थे, आपको याद होगा, तो ज़ाहिर है वो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके हमख्याल आदमी हैं, आज़ाद अदलिया उनको नहीं, किसी सूरत नहीं चाहिए। तो वो जो LFO मुशर्रफ के ज़माने में जो कशीदगी थी बार और बेंच में, वो दोबारा पैदा हो रही है एक ख्वाहिश पर, इमरान खान साहब की हुकूमत की या उनके वज़ीर कानून की। ज़ाहिर इमरान खान को, आपको पता है इमरान खान साहब किस तरह अदलिया के लिए बात करते रहे कि जनाब हम तो इस्लाहत लाना चाहते हैं लेकिन अदलिया रुकावट है, मीडिया रुकावट है। तो वो अपनी मर्ज़ी की अदलिया, अपनी मर्ज़ी का मीडिया, अपनी मर्ज़ी का तज्ज़िया निगार, अपनी मर्ज़ी की पार्लियामेंट, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं। तो ज़ाहिर इधर इमरान खान साहब को मुकम्मल आशीर्वाद भी है कि ऐसे जजेस हों अदालतों में जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, कोई फ़ैसला ना दें। तो उसमें ज़ाहिर फ़रोग़ नसीम साहब उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, और फ़रोग़ नसीम साहब है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के जजों के साथ साथ वो फिर नस्ली तासुब भी उनका सामने आ जाता है, लिसानी और नस्ली तासुब, तो वो भी अपना पूरा कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब की मर्ज़ी मंशा जो भी हो, फिर फ़रोग़ नसीम तो साहब सियासत करते हैं अल्ताफ़ हुसैन की, और उसका असर पड़ेगा हमारी अदलिया के ऊपर। बेंच और बार का ताल्लुक़ अगर ख़राब होता है तो फिर उसमें इंसाफ भुगतता है, इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, इंसाफ गायब हो जाता है। तो ये जो कोशिश है, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसी तरह अब जो कोशिश की जा रही है अहमद अली शेख साहब को निशाना बनाने की, एक शख्स का मसला नहीं है, निज़ाम इंसाफ का मसला है। तो अगर इस तरह फ़रोग़ नसीम साहब को खुली छूट दी गई कि वो जो मर्ज़ी करते रहें, तो फिर अदलिया वही होगी जो मुशर्रफ के ज़माने में थी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।